लेज़र पढ़ लिया था। हमने रूबी लेज़र और मैंने बोला था इल्यूमिनेटेड लेज़र का जस्ट हमने ऊपर ऊपर से करना। रूबी लेज़र आपने डिटेल में करना था, वो बता दिया था। 3 लेवल लेज़र क्या होता है, 2 लेवल लेज़र क्या होता है, ठीक है, ये हमने कर लिया था। स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन आपके पास, और स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये हमने सारा पार्ट पढ़ लिया था। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट बच्चे आपके पास लेज़र था जो हमने कर लिया। अब दूसरा पार्ट ऑप्टिकल फाइबर, वो ऑप्टिकल फाइबर हमने जनरल करना है, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में। अब देखो बच्चे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर मतलब ऐसा जिसमें हमारे पास क्या, जो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पढ़ा था ना, जिसमें आपके पास लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी क्रिटिकल एंगल से, जब आपके पास इंसिडेंट एंगल ज़्यादा हो जाता है, तो वो वाला पार्ट इसमें यूज़ होना है कि फाइबर ऑप्टिक्स आपके पास क्या है। फाइबर मतलब बच्चे जो आपके पास बिल्कुल ही, हम फाइबर मतलब धागा, धागे की तरह कोई बारीक वायर्स होती हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स। मतलब ऑप्टिक्स का मतलब क्या है कि ऐसे कोई वायर्स होंगे जिनसे आपके पास क्या होगा, ऑप्टिकल सिग्नल पास आउट होगा, मतलब सिग्नल पास आउट होगा, तो उसे हमने क्या ब्रांच को क्या बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं। मतलब इतनी पतली पतली वायर्स होंगी, जैसे आपके पास जो केबल की वायर होती है वो मोटी होती है, लेकिन उसके अंदर आपके पास ब्रिक ब्रिक वायर्स होती हैं, ठीक है, तो वो मतलब उसके अंदर आपके पास क्या फाइबर ऑप्टिक्स वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो मतलब उस केबल में आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है, हमारे पास दो आपके पास इसमें टर्म्स होती हैं, डेट इज़, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले बच्चे हमारे पास दो टर्म्स होती है, डेट इज़ कोर एंड क्लैडिंग, ठीक है, दो टर्म्स हमारे पास होते हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे। कोर एंड क्लैडिंग का मतलब क्या बच्चे, जैसे आपने कभी भी देखा होगा जो आपके पास केबल की वायर होती है, वो बाहर से उसकी शील्ड क्या होती है, ब्लैक होती है, अंदर से वो आपके पास सिल्वर कलर का निकलता है और बीच में आपके पास वायर होती है, ठीक है, तो इसका मतलब जो बाहर वाली है वो आपके पास क्या होती है, क्लैडिंग होती है, उसे हम क्लैडिंग बोलते हैं। जो अंदर वाली आपके पास आएगा सिल्वर कलर का, उसे हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। और कोर के अंदर वायर होते हैं जिसमें सिग्नल पास आउट करते हैं। बच्चे ये आपके पास ऑप्टिकल फाइबर का मेन फिनोमिना है। इसमें आपके पास क्या होता है, जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है, क्लैडिंग है बाहर वाली, ठीक है, ये देखो अंदर वाली आपके पास क्या है, जो अंदर होगा वो आपके पास क्या होगा, कोर होगा, और इसके बीच में से आपके पास क्या करेगा, जो सिग्नल है वो पास आउट करेगा, लेकिन वो किस फिनोमिना के अकॉर्डिंग करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग मतलब क्या है आपके पास, कि जिस भी एंगल पे जब भी आपके पास जो सिग्नल है वो इस वायर के अंदर जाएगा, ठीक है, वो जब आपके पास इसका जो क्रिटिकल एंगल है वायर का वो कम हो जाएगा इंसिडेंट एंगल से, तभी वो सिग्नल आपके पास अंदर रहेगा और वैसे रिफ्लेक्ट होता रहेगा और वो कहीं लॉस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि सिग्नल आया लेकिन उसका इंसिडेंट एंगल क्या आपके पास कम है क्रिटिकल एंगल से, तो वो मतलब बाहर लॉस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम मतलब कि एंगल को इसी तरह से, मतलब कि जो आपके पास इस वायर को इस तरह से बनाते हैं कि जो भी आपके पास सिग्नल आए वो लॉस्ट ना हो, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना फॉलो करे और आपके पास जो सिग्नल है वो लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। तभी बच्चे जब कभी भी आप देखना मार्केट में जाके आप ऑप्टिकल फाइबर की वायर लोगे और आप सिंपल वायर लोगे, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होगी वो महंगी होती है। महंगी क्यों होती है, क्योंकि उसमें आपके पास सिग्नल लॉस्ट के चांसेस कम होते हैं, उसमें रेंज ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वायर्स में जहाँ पे आपके पास सिग्नल लॉसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है दो टाइप ऑफ फाइबर, दैट इज सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। सिंगल मोड फाइबर का मतलब क्या है कि इसमें आपके पास क्या होगी, जो कोर होगी वो बहुत ज़्यादा नैरो होगी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ डायमीटर 8 माइक्रोमीटर बोलते हैं, म्यूमीटर बोलते हैं, इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁶ होती है, तो 12 म्यूमीटर। और क्लैडिंग आपके पास जो इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज होती है इससे, कोर से, ठीक है, तो इसे हम सिंगल मोड बोलते हैं। और मल्टी इंडेक्स में बच्चे आपके पास क्या होती है कि इसमें आपके पास जो कोर की जो साइज होता है वो बड़ा होता है, क्लैडिंग का भी बड़ा होता है, लेकिन इसका कंपेरेटिव टू सिंगल आपके पास जो कोर का डायमीटर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसमें आपके पास जैसे इसमें आपके पास क्या है कि एक टाइप ऑफ मतलब सिग्नल ही पास आउट करेगा, इसमें नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सिग्नल आपके पास पास आउट कर सकते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास क्या करता है, वेरी कर सकता है, μ1 μ2 μ3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, जर्नल हमने इसमें करना है। उसके बाद बच्चे हमने इसके बाद करना है, जैसे ये हमने पढ़े ना कोर क्या होता है, क्लैडिंग क्या होता है, बस यही बच्चे आपके पास मेन था। आपने सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कोर क्या होता है, क्लैडिंग क्या होता है, और सिंगल मोड इंडेक्स फाइबर भी होता है, मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर भी होता है, जस्ट बस इतना ही आपने करना और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे बच्चे हमारे पास जो ये यूनिट था हमारा 7, दैट इज़ माइक्रो मॉडर्न फिजिक्स, उसमें हमने लेज़र और ऑप्टिकल फाइबर का जितना हमने पोर्शन करना था वो हमने कर लिया, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। हमारे ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट भी सारे डन है, जितने हमने करने थे वो मैंने आपको सारे सेंड कर दिए हैं, ठीक है। हमारा इस तरह से 7th यूनिट भी कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड यूनिट में हमारे पास सिर्फ हमने दो ही टॉपिक है आपके सिलेबस में, किरचॉफ लॉ पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, और इसमें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पावर वाला फॉर्मूला करना है जिसके बेसिस पे आपके पास न्यूमेरिकल आता है। 3 टॉपिक है बच्चे,
एक लेक्चर और लगेगा, वो कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा 4th यूनिट है, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमने इसमें किसके बारे में पढ़ना है, करंट के बारे में पढ़ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट मतलब करंट के बारे में पढ़ना। बच्चे जनरल हमारे पास जब से आप 9th में से आपको स्टार्ट करवा देते हैं कि करंट आपके पास क्या होता है, मोशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपके पास क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे है तो आपके पास करंट क्या होता है, जीरो होता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तब आपके पास करंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। बट देर इज ऑलवेज अ कंडीशन, बट हमारे पास हमेशा कंडीशन होती है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो वो एक डायरेक्शन में मूव करें, मतलब डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करें। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 आपके पास ऊपर मूव करे, 5 नीचे मूव करें, तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, तो करंट फिर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब करंट की आपके पास एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, करंट में बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और इन अ डेफिनेट डायरेक्शन दैट इज नोन एज द करंट। वो जो चीज मैंने आपको बताई ना वो यहीं पे डिफाइन किया हुआ है। जैसे ये देखो, पहले आपके पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है रैंडम मोशन में। रैंडम मोशन, रैंडम मतलब कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट, कोई अप, कोई डाउन, है ना। तो सारा का मोशन एक दूसरे से कैंसिल होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी मटेरियल को मैंने बाहर से क्या कर दिया, पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया। पोटेंशियल मतलब मैंने बैटरी अप्लाई कर दी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव ने किस तरफ को जाना, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना। तभी देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन क्या हो गई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। पर्टिकुलर होगी तो मतलब सारे एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डेफिनेट डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एक बच्चे आपके पास करंट इन इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, एक आपके पास होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब जो आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन से ऑपोजिट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, ठीक है। जनरल आपने डेफिनेशन आपको आएगा डिफाइन करंट एंड राइट इट्स यूनिट्स। तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने अगर एक ही नंबर में है तो सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिफाइंड बाय आई से डिफाइंड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर। बस आपने इतना करना है। और अगर 3 नंबर में आता तो आपने ये डायग्राम बना देनी है कि जब आपके पास कोई भी बाहर से पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया तो आई इज इक्वल टू जीरो, जब आप पोटेंशियल अप्लाई करें तो आई की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ करंट। 2 टाइप ऑफ करंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब जिसमें आपके पास क्या है कि आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट का कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। अल्टरनेटिव मतलब चेंज हो रहा है। जैसे मान लो कि पहले आपके पास जैसे ये दिखाया ना, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ करंट है, नीचे की तरफ टाइम है। तो पहले करंट आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में था, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे आपके पास क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। मतलब जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करता है कॉन्टिन्यूसली एट some particular time period या फिर at regular interval of time, then that type of current is known as the alternating current। लेकिन ऐसा करंट जिसमें आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, सेम रह रही है। सेम मतलब स्टडी, स्टडी मतलब सेम रहना, ठीक है, कांस्टेंट रह रही है। मतलब इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों करंट के क्या है, सेम है। तब उस टाइप को हम करंट को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, कांस्टेंट करंट बोलते हैं, स्टडी करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको डिफाइन द टाइप्स ऑफ करंट आता तो आपने डेफिनेशन लिख के ये ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अगर ग्राफ नहीं ड्रॉ करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद यहाँ पर जैसे इन्होंने इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन किए, जैसे वोल्टेज। वोल्टेज मतलब जो हम बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल मतलब बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल वाला जो पार्ट, जो मैंने आपको सेमीकंडक्टर में बता भी दिया था, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास ये है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंशिएट हमने करना है, कंपेरिजन करना है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चे, इसमें आपके पास क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या जो होते दोनों वोल्टेज ही हैं, पर डिफरेंस क्या है बच्चे। इलेक्ट्रोमोटिव मतलब ईएमएफ फोर्स। ईएमएफ फोर्स में आपके पास क्या होता है कि इसमें इट इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ बैटरी इन द ओपन सर्किट। इसमें आपके पास ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब आपके पास सर्किट क्या ओपन है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब सर्किट आपके पास क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, पहला। सेकेंड, इसमें आपके पास सोर्स ऑफ सप्लाई क्या होता है, सेल होता है। इसमें सोर्स ऑफ सप्लाई आपके पास कोई भी सर्किट हो सकता है। थर्ड, ये आपके पास रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, सर्किट का कितना भी रेजिस्टेंस हो। अगर ओपन सर्किट है तो मतलब उस पर आपके पास डिपेंडेंस नहीं है, ये आपके पास रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसमें आपके पास सर्किट कई बार व्हेन द इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज, मतलब ये ओपन सर्किट में एग्जिस्ट करता है, ये कभी भी ओपन सर्किट में एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें आपके पास सर्किट क्लोज होना चाहिए तभी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये आपके पास वोल्टेज में मेजर होता है, ये भी वोल्टेज में ही मेजर होता है, ठीक है बच्चे। आपने सिर्फ 5 ये कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। ये 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जैसे ये नीचे दिया ना रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपके पास एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, रेजिस्ट। रेजिस्ट अगर हम इंग्लिश का ही वर्ड देखें
तो उसका मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब ऐसा प्रॉपर्टी आपके पास मटेरियल की जो आपके पास क्या करता है कि फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजिस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट बच्चे आपके पास ओम होती है, ये वाला। ठीक है, ओम। उसके बाद हमारे पास क्या है, फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड एंड डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसकी चीज पे डिपेंड करता है, सबसे पहले लेंथ। मतलब ये होता है कि आपके पास कंडक्टर की लेंथ कितनी है, उस पर रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसके बाद एरिया, एरिया के आपके पास रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसके बाद नेचर, नेचर के आपके पास डिपेंडेंस होती है कि आपके पास कौन सा सब्सटेंस ले रहे हैं आप, मतलब कि डिफरेंट, क्योंकि सिलिकॉन का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, आपके पास मेटल का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, नॉन मेटल का डिफरेंट होगा, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्थ आपके पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चे, क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप मान लो कि अगर हमारे पास पानी है, ठीक है, पानी को हम उबाल रहे हैं, उसमें भी आपके पास क्या है, एटम्स है। ठीक है, जो पानी ठंडा है मतलब टेम्परेचर कम है, तो अभी कोई मतलब एक दूसरे से कोलिजन नहीं हो रही है एटम्स की, तो रेजिस्टेंस क्या है, मतलब कम है। लेकिन वहीं पर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एकदम से पानी उबलना शुरू हो जाता है। उबलना मतलब एटम्स आपके पास मोशन में आ जाता है। जब एटम्स मोशन में आएंगे तब क्या होगा कि वो एक दूसरे से टकराएंगे, मतलब कोलिजन ज्यादा होगी, कोलिजन ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब जैसे हम एक रूम की एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो रूम की कैपेसिटी 10 बंदों की है, लेकिन आपने वहां पे 50 बंदे डाल दिए। ठीक है, अब वो मूव करेंगे तो उनमें क्या होगा, टकराव होगा ना, तो टकराव ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा बंदे हो गए, ज्यादा बंदा मतलब ज्यादा टेम्परेचर हो गया। तो इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस आपके पास क्या करता है, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दें तो आप वहाँ पे साइन कौन सा लिखते हैं, ये रो का साइन लेते हैं। रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, रो की मतलब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंडक्टेंस है। बच्चे कंडक्टेंस आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी आपके पास अपरेटस में से कितना करंट पास आउट कर रहा है। मतलब कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन मेजर हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू एनी सर्किट। तो एक नंबर में आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके।